आप सभी भलीभांति इस तथ्य से परिचित हैं कि पिछले कुछ दिनों से हम आदिम अर्थव्यवस्था के बारे में जान रहे हैं और हमने बहुत कुछ जाना। हमने आदिम अर्थव्यवस्था के लक्षणों को जाना, हमने आदिम अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से अर्थव्यवस्था चलती है उसको जाना। हमने यहाँ तक जाना कि किस प्रकार से उपयोग होता है, वितरण होता है। हमने सभी तमाम बातों को जानने के बाद आज हम फिर अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आदिम समाज में आर्थिक व्यवस्था की कार्य प्रणालियाँ किस प्रकार से कार्य करती हैं। हमने पिछली 2 कक्षाओं में काफ़ी कुछ कार्य प्रणालियों के बारे में भी जाना। आशा करती हूँ कि जो कुछ हमने पढ़ा और समझा वो आपके मन मस्तिष्क में अंकित हो गया होगा, और अगर नहीं भी हुआ होगा तो चिंता की कोई बात नहीं है। हम पुनः अपनी बातों को दोहराएंगे, लेकिन तभी हम दोहरा पाएंगे जब आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ये मैसेज करेंगे कि आपको कौन सा तथ्य समझ में नहीं आया है। अब देखिए, ये पॉट लैच, ये जो एक शब्द है ये बहुतायता अधिकतर मैंने ये नोटिस किया है कि हर दूसरे साल इसका 2 अंक का या 4 अंक का आपका प्रश्न पूछा जाता है। तो ये क्या चीज़ है? आदिम समाज की आर्थिक व्यवस्था की कार्य प्रणालियों में ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो यहाँ पर हम क्या जानेंगे इसके बारे में वो आप जानें। ये एक बहुत ही खर्चीला भोज होता है, इसे पॉटलैच कहते हैं। क्या होता है? बहुत, देखिए हम क्योंकि बराबर ये बात कह रहे हैं कि आदिम अर्थव्यवस्था में, क्योंकि जो वहाँ रहते हैं आदिम समाज के लोग, उनके लिए जीविका उपार्जन करना ही स्वयं में एक बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसी स्थिति में एक खर्चीला भोज करना अपने आप में एक विशेष बात हो जाती है, विशेषतापूर्ण लिए बात हो जाती है। तो बहुत ही खर्चीले भोज को पॉटलैच कहते हैं। ये उपहार देने का भी एक तरीका है, दोनों चीज़ें हैं। तो और तीसरा, ये एक व्यवसाय साध्य भोज है। व्यवसाय साध्य भोज क्या होता है कि मान लीजिए आप कोई नई फैक्ट्री डालना चाह रहे हैं, कोई नया बिजनेस स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। मैं आधुनिक समाज के संदर्भ में बता रही हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो कि अगर हम कोई नया व्यवसाय आरंभ करना चाह रहे हैं तो उस व्यवसाय से संबंधित हम लोगों ने कुछ लोगों को चिन्हित किया कि ये लोग पूर्व में ऐसा व्यवसाय कर चुके हैं या इससे संबंधित ये वितरण में हमारी सहायता कर सकते हैं। तो हम एक ऐसा भोज करें, ऐसा डिनर या लंच पार्टी करें जिसमें हम उस व्यवसाय से संबंधित सभी लोगों को आमंत्रित करें। तो एक सामाजिक संपर्क ही व्यवसाय को चलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये बात आप लोग भली भांति जानते होंगे, और ये हम समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं तो आप और मैं, हम सभी जानते हैं कि मानव एक सामाजिक प्राणी है और बिना समाज के वो अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। तो ये स्पष्ट बात है कि अगर हम पॉटलैच की बात करें तो वहाँ 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट आती हैं। एक तो पहला ये खर्चीला भोज है, दूसरा ये उपहार देने का भी एक तरीका हो सकता है। अगर कोई बच्चा या विद्यार्थी सिर्फ खर्चीला भोज भी लिख देगा तो भी सही है, अगर वो सिर्फ ये लिख देगा कि उपहार देने का तरीका है तो ये भी सही है। और पॉटलैच एक व्यवसाय साध्य भोज है जिसका उद्देश्य सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाना होता है। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से भी परिभाषित किया जाता है कि पॉटलैच एक सामाजिक तथा सुव्यवस्थित विधि है जिसके द्वारा एक व्यक्ति सार्वजनिक रूप से सम्मानजनक पद या परिस्थिति को प्राप्त करता है। जिन समाजों में ये प्रथा प्रचलित है वे मानते हैं कि गुप्त रूप से ऊंची स्थिति पाना सम्मानजनक बात नहीं है। यह पॉटलैच अमेरिका के उत्तर पश्चिमी तट पर बसी जनजातियों में प्रचलित है। ठीक है, अब हमने किस चीज़ को जाना कि ये एक सामाजिक तथ्य है जो सुव्यवस्थित विधि है जिसके द्वारा एक व्यक्ति सामाजिक तौर पर सम्मान को प्राप्त करता है। परिस्थिति का तात्पर्य क्या होता है? देखिए, यहाँ 2 चीज़ें हैं, आपको मैं याद दिलाना चाहूँगी। मैंने प्रथम वर्ष में भी आपको समझाया था। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको लेके हमें एक कन्फ्यूज़न का स्टेट रहता है कि हम अधिकतर परिस्थिति और स्थिति को एक समझते हैं जबकि दोनों में निहायत ही अंतर है। स्थिति का तात्पर्य क्या होता है, उससे पहले स्थिति को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। स्थिति को हम कंडीशन कहते हैं, और स्थिति का तात्पर्य होता है कि हमारे आसपास की जो व्यवस्था है, जो पर्यावरण है, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे वो जलवायु पर्यावरण हो, या किसी भी प्रकार की जो व्यवस्था है उसे हम स्थिति कहेंगे कि आज मेरी स्थिति ठीक नहीं चल रही है। अब वो शारीरिक स्थिति भी हो सकती है, पारिवारिक स्थिति भी हो सकती है, किसी भी प्रकार की स्थिति हो
सकती है, ठीक है, एक बात तो ये हो गई। लेकिन जब परिस्थिति की हम बात करते हैं तो परिस्थिति को इंग्लिश में कहते हैं स्टेटस, सामाजिक परिस्थिति, सोशल स्टेटस। तो समाजशास्त्र में परिस्थिति शब्द प्रयुक्त होता है स्टेटस को बताने के लिए कि उस व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति बहुत उच्च है या उस व्यक्ति की फलाना फलाना व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति निम्न है। समझ गए इस अंतर को? तो ये पोर्टर एच जो एक विधि है वो सामाजिक परिस्थिति को उच्चतम और उच्चतर स्थिति में पहुंचाने का एक माध्यम बनती है। और जिन समाजों में ये प्रथा प्रचलित है, ये हर समाज में नहीं है, हर आदिम समाज में नहीं है, पर जिन समाजों में प्रथा प्रचलित है वे ये मानते हैं कि गुप्त रूप से ऊंची स्थिति पाना सम्मानजनक बात नहीं है। ये पोर्टर एच अमेरिका के उत्तर पश्चिमी तट पर बसी जनजातियों में प्रचलित है। व्यक्ति को समाज में ऊंचा स्थान पाने के लिए उस भव्य भोज का आयोजन करना पड़ता है। देखिए, कल ही मुझसे एक छोटे बच्चे ने पूछा कि हम शादियों में इतना खर्च क्यों करते हैं, इतना भव्य समारोह क्यों किया जाता है? तो उसका एक संक्षिप्त सा उत्तर था कि अधिकतर आप लोगों को देखेंगे कि वो विवाह समारोह में या मकान बनाने में बहुत अधिक अपनी कैपेसिटी से भी ज़्यादा खर्च करते हैं, क्योंकि जब आप एक भव्य इमारत देखते हैं तो आपके मन में ये त्वरित विचार आता है, ओहो ये तो बहुत धनी होगा, आता है ना। उसी प्रकार से एक भव्य आप वो है या नहीं है, पता नहीं उसने कितना कर्ज लेके बनाया हो, लेकिन व्यक्ति अधिकतर अपनी प्रतिष्ठा को बहुत उच्च स्थापित करने के लिए कई बार बहुत सारा कर्ज लेता है। इंटरनली वो कितना वीक है, इकोनॉमिकली कितना वीक है, वो चीज़ें लोगों के सामने नहीं आ पाती, लेकिन मकान, विवाह, बहुत बड़ा भोज, ये सारे तरीके एक माध्यम बनते हैं अपनी उच्च परिस्थिति को स्थापित करने के लिए। तो ये पोर्टर एच की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी वही तरीका है कि सामाजिक परिस्थिति को ऊंचा करना है तो दूसरे लोगों को भोज पे बुलाया जाता है, खूब खिलाया पिलाया जाता है, उपहार दिए जाते हैं, और इससे क्या होता है कि यह सब कुछ दूसरों को बताने के लिए किया जाता है कि वह धनी हो गया है, उसके पास काफ़ी धन आ गया है और ये धन को खूब खर्च करता है। तो पोर्टर एच के लिए हम एक बात स्पष्ट तौर पे जानना चाहेंगे कि व्यक्ति को कड़ी मेहनत करके जब धन एकत्रित करना होता है तो उस धन को उसे भोज पर ही खर्च करना होगा, तभी समाज में उसे लोग धनी मानेंगे। है ना कमाल की बात। पर ये चीज़ आधुनिक समाजों में भी है। आपने बहुत सारा धन एकत्रित कर लिया और उसे संदूक में रख लिया तो कैसे लोगों को पता चलेगा कि आप धनी हैं? तो जो संतोषी जीव है, जो समझदार व्यक्ति है, समझदार इस सेंस में कि जो ये कल्पना कर रहा है कि हो सकता है आने वाले समय में कुछ आर्थिक स्थिति ऊपर नीचे हो जाए, आर्थिक परिस्थिति में कहीं चेंज आए। अब जैसे जो कोविड जो बीमारी आई, महामारी आई, उसमें क्या हुआ कि आपने देखा कि जिन लोगों ने अपने धन को संजो के रख रखा था, कुछ धन बचा के रख रखा था, उन पे उतनी आर्थिक आपदा नहीं आई। जिन लोगों ने धन को बहुतायता खर्च किया अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को उच्च करने में, है ना, उन लोगों को इस प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ा। तो ये स्पष्ट बात है कि व्यक्ति अपने आप को ऊंचा, धनी और प्रतिष्ठित सिद्ध करने के लिए इस प्रकार के कार्य करता है। पोर्टर एच अमेरिका के उत्तर पश्चिमी तट की सिमशेनिया जनजातियों में, क्वाकेबिटल इंडियनों में, ब्रिटिश कोलंबिया के हिंडा में और मेलेनेशिया की जनजातियों में प्रचलित है। इनके उद्देश्यों और रूपों में अवश्य भिन्नता देखने को मिलती है। हेडा जनजातियों में दह संस्कार, पोर्टर एच गृह निर्माण, पोर्टर एच मुँह छुपाने के लिए दिया गया है, तो और पोर्टर एच बदला लेने के लिए भी दिया गया है। तो इस प्रकार से सबके उद्देश्य अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं जैसे दाह संस्कार पोर्टर एच, ये क्या है चलिए जानते हैं। मुखिया की मृत्यु होने के बाद मुखिया का उत्तराधिकारी मुखिया का पद प्राप्त करने के लिए जो भव्य भोज देता है वह दाह संस्कार पोर्टर एच कहलाता है। याद रखिएगा, पोर्टर एच एक भव्य भोज का आयोजन होता है जिसमें व्यक्ति अधिकाधिक धन खर्च करता है, उसमें वो उपहार भी देता है। लेकिन हर जनजाति, जिन जिन जनजातियों में पोर्टर एच की विधि अपनाई जाती है सामाजिक प्रतिष्ठा को अर्जित करने के लिए, वहाँ पर स्पष्टता हर जनजाति का अलग अलग उद्देश्य
होता है। पहला हमने जाना दाह संस्कार पोर्टलेज को, अब हम जाना है, हम पुनः अपनी बात को दोहराते हैं कि मुखिया की मृत्यु के बाद मुखिया का उत्तराधिकारी मुखिया का पद प्राप्त करने के लिए जो भव्य बोझ देता है वह दाह संस्कार पोर्टलेज कहलाता है। इसमें विरोधी जो लोग हैं, विरोधी दल के जो लोग हैं उन्हें आमंत्रित किया जाता है तथा सबको बहुमूल्य उपहार दिया जाता है। क्यों विरोधी लोगों को आमंत्रित किया जाता है? क्योंकि वो आपके पद जो आप उत्तराधिकारी के तौर पर प्राप्त करने जा रहे हैं तो उसका वो विरोध नहीं करें। और ये चीज़ कहाँ देखने में मिलती है? ये देखने में मिलती है सिम-शियान जनजाति में, जहाँ मुखिया की मृत्यु होने के बाद उसका उत्तराधिकारी पुत्र या भतीजा मुखिया का नाम तथा पद प्राप्त करने के लिए दूसरे मुखिया तथा लोगों को भोज पे बुलाता है, आदर सत्कार करता है, कीमती वस्तुएं भेंट करता है, भव्य भोज तथा गाना बजाना होता है। उत्तराधिकारी को लोग मुखिया मान लेते हैं। ठीक है, अब ये तो एक आम प्रवृत्ति है कि जब भी विरोध के स्वर दबाने होते हैं तो सामने वाले के जो अहम है उसकी संतुष्टि का प्रयास किया जाता है, और अहम की संतुष्टि का प्रयास करने में उपहार एक महत्वपूर्ण माध्यम के तौर पर उभर कर आता है। उसके बाद अब अभी तक हमने एक पोर्टलेज पढ़ा, पोर्टलेज फिर दोहराती हूँ क्या है? एक भव्य भोज का आयोजन करना जिसमें उपहार देना, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? समाज में अपनी प्रतिष्ठा को उच्चतम स्तर पर स्थापित करना। पहला था जो पोर्टलेज हमने देखा वो क्या पोर्टलेज था? वो पोर्टलेज था दाह संस्कार पोर्टलेज। उसके बाद हम देखते हैं गृह निर्माण पोर्टलेज। ये क्या है? ये भोज मकान निर्माण पूर्ण होने पर दिया जाता है। ये तो अपने अभी दिया जाता है, इसका तरीका अलग है, लेकिन हम लोग आम उत्तरी भारतीय हम सब लोग क्या कहते हैं? नागल कहते हैं या गृह प्रवेश कहते हैं, इंग्लिश में हाउस वार्मिंग पार्टी कहते हैं, और साउथ में किसी और नाम से बुलाया जाता होगा। लेकिन अमूमन पूरे भारत में जब भी कोई भवन का निर्माण करता है तो उसके लिए वो छोटी मोटी दावत देता है। कई लोग बहुत बड़ी दावत देते हैं, कई लोग यज्ञ का आयोजन करते हैं, तत्पश्चात भोज का आयोजन करते हैं। तो ये गृह निर्माण पोर्टलेज भी आदिम समाजों में पाया जाता है। ये भोज मकान निर्माण पूर्ण होने पर दिया जाता है, और जो लोग मकान के निर्माण में सहयोग देते हैं उन सबको आमंत्रित किया जाता है। इस पोर्टलेज की तैयारी कई वर्षों या पहले से ही आरंभ कर दी जाती है। पड़ोसी लकड़ी पर नक्काशी करते हैं, खंभों पर टोटम बनाते हैं, अतिथियों को पद के अनुसार बैठने के लिए आसन दिया जाता है, कंबल, थालियाँ और अनेक चर्म की वस्तुएं उपहार स्वरूप दी जाती हैं। पति को फटा कंबल देती हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि परिवार की संपत्ति समाप्त हो गई है। अब क्यों समाप्त हो गई है? कि सारा धन तो आपने मकान बनाने में लगा लिया, तो गृह निर्माण पोर्टलेज होता है। उसके बाद आती है बात प्रतिष्ठा के लिए पोर्टलेज। तो इसमें क्या होता है कि एक भव्य आयोजन किया जाता है, भोज आयोजन किया जाता है, और पोर्टलेज देकर कोई भी आदिवासी अपनी संतानों की प्रतिष्ठा तथा राजनीतिक पद दिलवाने में इसे एक माध्यम मानता है। इस प्रकार के पोर्टलेज से व्यक्ति तथा उसकी संतानें दोनों की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, और अगर ऐसा नहीं करता, अगर नहीं कर पाता तो उसकी आलोचना की जाती है और उसने अपनी संतानों के लिए कुछ नहीं किया, इस प्रकार की बात की जाती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं एक और पोर्टलेज की, वो है मुँह छिपाने के लिए पोर्टलेज। बड़ा अजीब सा नाम नहीं है, लेकिन है। आदिम समाजों में बहुत कुछ, हमारे लिए बहुत कुछ, जो आधुनिक समाज है उसके लिए बहुत कुछ अजीब सा लगता है, परंतु वो उनके समाज की वास्तविकता। अगर उनसे पूछा जाए तो हमारे समाज में जो कुछ हो रहा है, आधुनिक समाज में जो कुछ हो रहा है, वो उनको बहुत अजीब सा लगेगा। तो जब किसी व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा को खतरा पैदा हो जाता है तो उसकी रक्षा करने के लिए वो भव्य भोज पोर्टलेज आयोजित करता है। यदि किसी व्यक्ति ने किसी को तंग या परेशान किया हो, अपशब्द कहे हो या लज्जाजनक कोई भी काम किया, तो लोग उसे एक खराब दृष्टि से देखते हैं, और समाज में पुनः प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए वो भोज देता है। उसमें सबको आमंत्रित करता है जिन्होंने लज्जाजनक कार्य करते देखा था, और वह सबके सामने कंबलों को फाड़ता है और उसके टुकड़े सब में बांटता है। इसका मतलब ये है कि वो माफ़ी मांग रहे हैं। देखिए, है ना अनूठी प्रथा कि जीवन जीना है, गलती हो गई है, अपराध हो गया तो उसके प्रति क्षमा मांग लेना। अब एक और आता है पोर्टलेज, वो क्या होता है? बदले के लिए पोर्टलेज। ये क्या होता है? ये इस प्रकार के बदले की भावना के कारण दिया गया भोज है। यहाँ दूसरे को
जिन्होंने पोर्टलेज दिया उसे नीचा दिखाने के लिए किया जाता है। व्यक्ति धन तथा वस्तु एकत्र करता है, लोगों को खूब खिलाता है, वस्तुएं तोड़ता फोड़ता है, दासों को मारता पीटता है, कमलों को फाड़ता है, ये सब कुछ अपनी समृद्धि दिखाने के लिए करता है। उस व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए दूसरे व्यक्ति ऐसा आयोजन करते हैं, सिलसिला बर्बादी को बढ़ाता है। अब ये बात कहाँ से आई? देखिए क्या हुआ कि व्यक्ति ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है कि मैं आपसे इतना अधिक धनाढ्य हूँ, इतना अधिक अमीर हूँ कि मैं चीज़ों को फाड़ के फेंक दे रहा हूँ, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, मेरे लिए आर्थिक क्षति कोई मायने नहीं रखती। लेकिन इस तरह का पोर्टलेज एक बहुत घातक प्रथा है। तो पोर्टलेज एक प्रथा है, ये भोज तथा उपहार की मिलीजुली प्रथा है, ये हम समझ गए। और हमने ये भी जाना कि मौस उपहार को विभिन्न खंडों में छोटे छोटे समूह को एक सूत्र से बांधने का माध्यम भी मानते हैं। ये सामाजिक वैज्ञानिक है ना। तो आपने कहा है कि ओशियाना को लोगों में जो लोगों का विश्वास है कि उपहार दी जाने वाली वस्तुओं की भी एक आत्मा होती है जो देने वाले के पास वापस जाना चाहती है, इसलिए उपहार पाने वाला उपहार देकर उस आत्मा को यथास्थान पहुंचाने में सहयोग करता है। उसके बाद पोर्टलेज हमने देख लिया। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट और है प्रथा, वो है कूला। ये कूला भी बहुत अधिक आपके विश्वविद्यालय परीक्षा में 4 अंक के प्रश्न में पूछी जाती है और कई बार 2 अंक के प्रश्न में पूछा जाती है। तो पोर्टलेज और कूला को याद कर लीजिएगा। कूला क्या है? ये सर्वप्रथम मेलिनोवस्की ने इस प्रथा को बताया। तो कूला प्रथा क्या है? कूला प्रथा का विवरण मलेशिया की ट्रोम्बियाट द्वीप पर अध्ययन करने के बाद मेलिनोवस्की ने दिया। वो कहते हैं ये व्यापार करने व वस्तु के विनिमय का औपचारिक तरीका है। लाइन टू बी नोटेड कि ये व्यापार करने व वस्तुओं के विनिमय करने का औपचारिक तरीका है, फॉर्मल मेथड है व्यापार करने का, वस्तुओं के विनिमय करने का। मेलिनोवस्की ने कूला को धार्मिक, सांस्कृतिक तथा व्यापारिक आदान प्रदान की प्रथा के साथ साथ जादू टोना एवं मनोरंजनात्मक क्रिया भी बताया है। क्या बताया है? ये व्यापार और वस्तु के विनिमय करने का औपचारिक तरीका तो है ही, ये धार्मिक, सांस्कृतिक तथा व्यापारिक आदान प्रदान की प्रथा के साथ साथ जादू टोना एवं मनोरंजनात्मक क्रिया भी उन्होंने बताया है। यह प्रथा ट्रोम्बियाट द्वीप, एम्प्लेट द्वीप, न्यू गिनी और डीबू में प्रचलित है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कूला के बारे में जो सर्वप्रथम मेलिनोवस्की ने इसका विवरण मलेशिया के ट्रोम्बियाट द्वीपों का अध्ययन करने के बाद दिया था। ये व्यापार करने व वस्तुओं के विनिमय का औपचारिक तरीका ये हमने जाना। आपने कूला को धार्मिक, सांस्कृतिक आदान प्रदान की प्रथा के साथ साथ जादू टोना एवं मनोरंजनात्मक क्रिया भी बताया। कूला प्रथा में शंख के आभूषणों के माध्यम से विनिमय का समझौता किया जाता है। ये बात याद रखने वाली बात है कि शंख के आभूषणों के माध्यम से विनिमय का समझौता किया जाता है। यह समझौता 2 प्रकार के आभूषणों के द्वारा होता है। पहले का नाम है सौलवा। क्या है? ये लाल शंख का हार होता है। तथा दूसरे का नाम है आधमा, है ना, मबाली अर्थात सफ़ेद शंख का बाजूबंद। 2 चीज़ें हो गई, सौलवा और मबाली। इसके द्वारा विनिमय संचालित होता है। ये बात किसने बताई? मेलिनोवस्की ने। और मेलिनोवस्की ने किस आधार बिंदु पर इन दोनों शंखों की बात की? उन्होंने कहा कि कूला प्रथा के अंतर्गत शंख के आभूषण के माध्यम से विनिमय का समझौता होता है। एक और लाल शंख की जो माला होती है और दूसरी तरफ सफ़ेद शंख का बाजूबंद होता है। तो सफ़ेद शंख के बाजूबंद को कहते हैं मबाली और लाल शंख का जो हार होता है उसे कहते हैं सौलवा। तो कूला में विनिमय दोनों पक्षों में होता है। एक पक्ष हार देता है तथा दूसरा पक्ष बाजूबंद देता है। हार देने वाले को बाजूबंद दिया जाता है और बाजूबंद देने वाले को हार दिया जाता है। तो विनिमय निश्चित क्रम में होता है और सौलवा हमेशा घड़ी की सुई के क्रम में दिया जाता है। मबाली हमेशा घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में दिया जाता है। तो कूला विनिमय 4 प्रकार से किया जाता है। पहला, एक जनजातीय समुदाय के विभिन्न लोग आपस में कूला विनिमय कर सकते हैं। क्या है कूला विनिमय? मैं क्या फिर दोहराऊं? कूला विनिमय क्या है? मलेशिया के ट्रोम्बियाट द्वीप में एक ऐसी प्रथा है जो व्यापार करने के लिए वस्तु के विनिमय का औपचारिक नियम है। ठीक है, इसमें
इस नियम के द्वारा, इस प्रथा के द्वारा आभूषणों के माध्यम से विनिमय, देखिए विनिमय तो और दूसरी चीज़ों का भी होगा, लेकिन जैसे हम टोकन मनी कहते हैं ना, जैसे आपने कोई ज़मीन खरीदी तो आपने अगर 1 करोड़ रुपए की ज़मीन ली तो आपने 1 लाख रुपए टोकन मनी दिया। अब मान लीजिए टोम्बे आदिवासी को कोई ज़मीन खरीदे, वो उदाहरण दे रही हूँ, ये बिल्कुल भी इससे संबंधित नहीं है, उदाहरण इससे दे रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए। तो मान लीजिए उन्होंने एक ज़मीन खरीदी और तो उसमें उन्होंने एक शंख, सफ़ेद शंख दिया। तो एग्रीमेंट कैसे हुआ कि सामने वाले ने सफ़ेद शंख दिया और जिसकी ज़मीन है उसने जो शंख की, जो हरे रंग का, लाल रंग का जो शंख है उसकी माला दी। समझ गए आप इस बात को? तो उनका ये टोकन मनी की तरह से होता है कि शंख का हार देना और उसके बदले जिसने शंख का हार दिया उसे क्या देना, सफ़ेद शंख का बाजूबंद देना। अब हमने इसके लक्षण प्रकार देखे कि एक जनजाति समुदाय के विभिन्न लोग आपस में कूला विनिमय कर सकते हैं, 2 पास द्वीप वाले भी आपस में कूला विनिमय कर सकते हैं, विभिन्न समारोहों के समुद्र पार नज़दीकी समुदाय में भी ये विनिमय होता है और समारोह का आयोजन करके समुद्र पार के समुदाय में भी विनिमय होता है। तो हम 4 तरह के विनिमय देखते हैं। एक तो जनजाति के समूह के लोग आपस में भी विनिमय कर लेते हैं, दूसरा पास बसे द्वीप में भी कूला विनिमय होता है कि 2 अलग अलग जनजाति समूह हैं, 2 अलग अलग द्वीपों में ये बसे हुए हैं, लेकिन उनके बीच में कूला विनिमय होता है। फिर बिना समारोह के भी समुद्र पार नज़दीकी समुदाय में भी ये विनिमय होता है, क्योंकि कई बार कूला विनिमय, अधिकांशतः ये देखा गया है कि कूला विनिमय करने से पहले समारोह को आयोजित किया जाता है और समारोह का आयोजन करके समुद्र पार के समुदाय में भी विनिमय होता है। कूला संगठन में जो व्यक्ति होते हैं उनको नियमों का पालन करना होता है, जो नियमों का उल्लंघन करता है उसे कूला समूह से निकाल दिया जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि कूला संगठन में जो व्यक्ति होते हैं उनको नियमों का पालन करना होता है और जो नियमों का उल्लंघन करता है उसे कूला समूह से निकाल दिया जाता है, उसकी निंदा की जाती है। ठीक है, जो कूला नियमों का पालन नहीं करता। तो कूला प्रथा के निश्चित नियम तथा प्रतिबंध होते हैं, स्त्री और बच्चे इनमें सम्मिलित नहीं किए जाते। तो आपको क्या बात याद रखनी कि कूला जो प्रथा है उसमें स्त्री और बच्चे सम्मिलित नहीं किए जाते। किसी समारोह में भी आयोजित ये किया जाता है, अगर समारोह नहीं है तो बिना समारोह के भी समुद्र पार नज़दीक समुदायों में ये आयोजित किया जा सकता है। इसके पश्चात हमने ये जाना ये विनिमय की वो प्रथा है जिसमें एक व्यक्ति लाल शंख की माला देगा तो दूसरा सफ़ेद शंख का बाजूबंद देगा। अगर इस तरह की प्रथाओं निश्चित नियमों को जो समुदाय के लोग पालन नहीं करते तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उसे तिरस्कार या अपमान का सामना करना पड़ता है, उसकी निंदा की जाती है और स्त्रियों और बच्चे इनमें सम्मिलित नहीं किए जाते। मुखिया की पत्नी यद्यपि कभी कभी सम्मिलित हो जाती है और धनवान मुखिया का पुत्र तथा वंश का समूह का जो सदस्य होता है वो उनसे संबंधित कूला के सदस्य होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कूला आदान प्रदान में बहुमूल्य वस्तुएं दी और ली जाती हैं। उन वस्तुओं के विशिष्ट नाम होते हैं और वस्तुओं के सामने का इतिहास सर्वविदित होता है। आने वाली कूला वस्तु का पता चलने पर व्यक्ति गौरव का अनुभव करता है। कूला वस्तु को जल्दी जगह आगे दिया जाता है, अधिक समय तक उसे अपने पास नहीं रखा जाता। वस्तु को उत्सव में पहना जाता है और कूला के संबंध स्थापित हो जाने का तो अस्थायी हो जाते हैं। कूला के द्वारा संबंध स्थापित हो जाने का लड़ाई झगड़े भी कम होते हैं। तो ये समाज के लिए एक सामाजिक संवेद स्थापित करने की भी हम प्रथा मान सकते हैं और दूर दूर तक कूला हिस्सेदारी आपस में मित्र हो जाते हैं। ये लोग आपस में एक दूसरे की रक्षा करते हैं, किससे? शत्रुओं से रक्षा करते हैं। और मेलिनोवस्की ने ये उल्लेख किया है कि लोग लंबी यात्राओं में जाने से पहले धार्मिक कर्तव्य या जादुई क्रिया करते हैं। ये मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि लंबी यात्रा पे जाते हैं तो वो ये मान के चलते हैं कि ये जादुई क्रिया उनकी रक्षा के लिए है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि नौकायान अभियान में जाने से पूर्व नाव की मरम्मत की जाती है। स्वाभाविक तौर पर जब आप एक बड़े समुद्र में जा रहे हैं या सागर में जा रहे हैं या किसी बड़ी नदी में जा रहे हैं, झील में जा रहे हैं, तो इस प्रकार के अपने जीवन के बचाव के लिए और आदिम समाज में माना जाता है कि उनका जीवन तभी सुरक्षित रहेगा जब वो सफ़ेद जादू का सहारा लेंगे। वो अपने पूर्वजों को याद करेंगे, पूर्वजों के संबंध में वो क्रियाकलाप करेंगे, जो उनकी परंपराएं उसका पालन करेंगे। इस तरह की तमाम बातों को हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, उसके बारे में हम विस्तार से बातें कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि इससे संबंधित है इससे इस बात को हम
पुनः दोहरा रहे हैं कि आवश्यकता पड़ने पर नए नामों का भी निर्माण किया जाता है। ये सब कार्य सामूहिक किए जाते हैं। और उसके पश्चात देखिए, हमने पहले भी पढ़ा था कि ये एक तरह का सामूहिक उत्पादन है। फिर उसका जब मछली पकड़ के लाया जाएगा, हमने पढ़ा था ना कि मछली पकड़ के लाएंगे तो उसको सामूहिक तौर पे बांट भी लिया जाता है, क्योंकि सामूहिक प्रयास है। परंतु अगर हम कूला प्रथा के साथ इस चीज़ की बात को जोड़ के देखते हैं तो मुखिया कूला यात्रा का नेतृत्व करता है, उसका खर्च वहन करता है। कूला यात्राएं काफ़ी लंबी होती हैं और कभी कभी तो कई 100 मील और उससे भी अधिक हो जाती हैं। यात्रा पे जाते तब उपहार नहीं ले जाते हैं। कूला साझेदार को याद दिलाते हैं कि उनका प्रतिष्ठा ऋण बकाया है। कुल मिलाकर कूला एक ऐसी प्रथा है जिसमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धर्म, जादू, मनोरंजन, प्रतिष्ठा, व्यापार सभी में बढ़ोतरी होती है। आर्थिक स्थिति आपकी बढ़ती है, आप वस्तु का आदान प्रदान करते हैं, सामाजिक परिस्थिति आपकी ऊंची होती है। ये एक सांस्कृतिक समारोह जैसा है, इसमें आपकी सुरक्षा का भाव भी उत्पन्न होता है, मनोरंजन होता है। जब आप समारोह में एकत्रित होते हैं, आपस में आप लोग एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं। ये धर्म और जादू से भी संबंधित है। और ये बच्चों, आप लोग को याद होगा कि मैंने बहुत पहले, जब मैंने ये पूरा सोशल एंथ्रोपोलॉजी का पेपर आरंभ किया था, तभी कहा था कि अगर आप धर्म और जादू को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप आदिम समाज की व्यवस्थाओं को नहीं समझ पाएंगे। आई होप कि मैंने जो कुछ आज आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आएगा। हमेशा की तरह से रिक्वेस्ट करती हूँ, खूब पढ़िए। नहीं समझ में आता अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे आप अपने प्रश्नों को डालिए। अभी तो ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब मैं मान के चल रही हूँ कि जो कुछ मैं पढ़ा रही हूँ वो सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। मैं वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय जो है कोटा ओपन यूनिवर्सिटी, जिसका पहले नाम हुआ करता था, उनका आभार प्रकट करना चाहूँगी, क्योंकि उनकी अध्ययन सामग्री को मैंने विद्यार्थी हितार्थ प्रयुक्त किया है। और बच्चों, आपको हमेशा मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि ईश्वर आपको वो मार्ग प्रशस्त करे जिससे आप अपने सपनों को पूर्ण कर सकें, और निरंतर आपके किए गए प्रयास ही आपको जीवन में अंतोदगत्वा आपके मंजिल तक पहुँचाएंगे। आने वाले भविष्य के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।